जय हिंद साथियों आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आए हैं। यह चैप्टर वास्तविक संख्याओं के नाम से जाना जाता है, जिसे वो रियल नंबर्स कहा जाता है। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए यहाँ पर कह रहा है √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका हम अपोजिट मानते हैं। यहाँ पर अपरिमेय संख्या है तो हम मानेंगे √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना √2 यानी √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने इसे माना है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। अगर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो वह परिमेय संख्या है, लेकिन Q ≠ 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि √2 बराबर P/Q ये परिमेय संख्या है, तो हमने √2 बराबर P/Q माना है। अब यहाँ पर जो P/Q है, ये P और Q ये कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर जो Q दिया गया है, ये Q ≠ 0, अर्थात जो हर दिया गया है, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो जो हर दिया गया है ये 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब √2 बराबर P/Q, इसे हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब √2 में है तो यहाँ पर ये 2 बाहर आ जाएगा। √2 बराबर P² बटे Q², P/Q² हो जाएगा। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अर्थात त्रियक गुणा करेंगे। तो जब इससे इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2Q² बराबर P²। इससे इसका गुणा करेंगे तो 2 और Q, तो 2Q² और बटे में 1 मान सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? P²। यहाँ पर Q² तो लिखेंगे Q² बराबर P² बटे, ये बटे में कितना हो जाएगा? 2। समीकरण नंबर 1, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर जो Q² बराबर P² बटे 2, ये समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखेंगे? यहाँ पर तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ P² 2 से
विभाजित है, विभाजित है, यानी पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो पी भी 2 से विभाजित होगा। कैसे, यहाँ पर हम समझ सकते हैं। कह रहा पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पी स्क्वायर और बटे में 2 है, तो पी स्क्वायर यहाँ पर कोई संख्या तो होगी जो कि 2 से विभाजित हो रही है। हमने मान लिया कि 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। कैसे, यहाँ पर अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और बटे में 2, तो ये कट जाएगा 8 बार में। तो 2 से 4 स्क्वायर विभाजित हो रहा है, तो 4 भी 2 से तो विभाजित हो जाएगा, बराबर 2। यहाँ पर कह रहा है यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि 4 स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो उसी प्रकार पी भी 2 से विभाजित होगा। अगर हम स्क्वायर ना करें, केवल 4 ही रख दें यहाँ पर, तो 2 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिखा है, तो पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। और अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे तब भी 2 से पी विभाजित हो जाएगा। तो यही यहाँ पर कह रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना कोई पूर्णांक p बराबर, यहाँ पर हम मान सकते हैं कोई पूर्णांक p बराबर, अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 मानेंगे, 3 लिखा हो तो 3 मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2m, यहाँ पर m मान सकते हैं या c मान सकते हैं। तो p बराबर 2m के लिए हमने इसे मान लिया के लिए। अब ये जो p बराबर 2m आया है, तो इसे हम लिखेंगे p बराबर 2m समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 आया है तो वहाँ पर p बराबर 2m रख देंगे। तो यहाँ पर p बराबर 2m है और समीकरण 1 कितना आया है, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 2। तो पहले लिखेंगे q स्क्वायर बराबर, यहाँ पर p स्क्वायर लिखा है, तो p बराबर कितना दिया गया है, 2m दिया गया है। तो p के स्थान पर लिखेंगे 2m का होल स्क्वायर और बटे में 2 लिखा है, 2 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर 2 की पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर बटे 2। इसे काटेंगे तो 2 दूना 4, तो हो जाएगा q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर और बटे में यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं, तो q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर हो जाएगा। q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे, वही प्रक्रिया लिखेंगे यहाँ पर q स्क्वायर 2 से, या इसे और थोड़ा हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं q स्क्वायर बटे, ये गुणा में है ना 2, तो ये 2 बटे में हो जाएगा, 2 बराबर m स्क्वायर समीकरण नंबर 2। अब इसे मानेंगे, यहाँ पर मान सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन अब यहाँ पर मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर q स्क्वायर बटे 2 बराबर m स्क्वायर समीकरण नंबर 2। अब वही प्रक्रिया लिखेंगे q स्क्वायर 2 से विभाजित
विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। यहाँ पर कह रहा है कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो क्यू भी तो 2 से विभाजित होगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर समीकरण 1 में कि यहाँ पर क्यू यानी पी स्क्वायर था, तो पी स्क्वायर जैसे 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, ये 2 से विभाजित हो रहा है। अगर स्क्वायर ना किया जाए, केवल 4 रख दिया जाए, तब भी तो 2 से कट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर है 2 से पूरा विभाजित हो रहा है। अगर इसका स्क्वायर ना किया जाए, केवल क्यू रख दिया जाए, तभी तो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। तो क्या लिखेंगे, चूँकि समीकरण 1 तथा 2 में एक के अतिरिक्त 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर क्या माना गया है कि P और Q, जो P बटे Q है, यहाँ पर P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका HCF 1 होता है, उसे सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 3 और 5, इसका अगर HCF निकाला जाए, जैसे 3 1 गुणे 3 लिख सकते हैं। उसके बाद में 5 को, तो 5 बराबर 1 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो इसका HCF कितना होगा, 1 मिल रहा दोनों में, तो HCF केवल 1 आएगा। तो सहअभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका HCF हमेशा 1 होता है, तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा है क्या लिखा गया है कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में एक के अतिरिक्त 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अर्थात जो संख्याएं हैं केवल 1 ही से नहीं विभाजित हो रही हैं, अर्थात 2 से भी विभाजित हो जाएंगी, या फिर इनका 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। भाई गलत हो ही गई है, क्योंकि हमने अभी माना था कि P बटे Q एक सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये केवल इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो सकता है, या हम कह सकते हैं जिनका HCF केवल 1 हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 भी संख्याएं आ रही हैं, अर्थात 2 भी इसमें शामिल हो रहा है, 1 के अतिरिक्त इसमें 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसलिए हमारी कल्पना गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः इससे सिद्ध होता है, अतः इससे सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सवाल है। ये आपको सवाल समझ में आया होगा साथियों। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल
पहले जैसा सवाल है उसी प्रकार से इसे हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या माना था कि इसका अपोजिट मानेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 जो एक अपरिमेय संख्या है तो हम मानेंगे यहाँ पर माना √3 एक परिमेय संख्या है, हमने इसे मान लिया। अब जब √3 एक परिमेय संख्या है, हमने इसे क्या माना है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर p/q, हमने p/q लिख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे जहाँ q ≠ 0, अर्थात ऊपर p जो संख्या है ये अंश है और जो q है ये हर है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि q ≠ 0, अर्थात जो हर है अर्थात q का मान है ये 0 के बराबर नहीं है, तथा p और q सहअभाज्य संख्या है। p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अभी हमने बताया था कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनका HCF 1 आता है या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, उसे ही क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो √3 का स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। जब दोनों पक्षों का हमने स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पर ये √3 स्क्वायर में है तो 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर √3 जो लिखा है इसे हम √3 का स्क्वायर लिखेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं √3 गुणे में √3। अब इसे हम लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे 3। अब इसके जोड़ा बन रहे हैं तो ये 3 बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 रूट से बाहर आ जाएगा। p² और बटे में q², इसी प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर 3 के बटे में हम 1 मान सकते हैं, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अर्थात त्रिय गुणा करेंगे। जब त्रिय गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 और q तो 3q² हो जाएगा, और इसका जब गुणा करेंगे तो p² हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे q², 3 गुणे में है तो ये जब बटे में आ जाएगा p² बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे यानी q² बराबर p² बटे में 3, समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। बिल्कुल पहले जैसा सवाल है। अगर आप लोगों ने पहला सवाल समझ लिया है तो ये सवाल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ p² 3 से विभाजित हो रहा है तो p भी 3 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है p² बटे में 3, तो p² यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 से p² विभाजित हो रहा है, तो p² कोई एक संख्या ही तो होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने माना कि 3 का स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और बटे में 3, तो 3 त्रिका 9, अर्थात 3 से 3 का स्क्वायर विभाजित हो रहा है। अगर स्क्वायर नहीं करेंगे तो 3 से 3 को विभाजित करेंगे तभी विभाजित हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि p² 3 से विभाजित हो रहा है तो p भी 3 से विभाजित होगा। अब क्या लिखेंगे, माना कोई पूर्णांक p बराबर 3m है। ये 3 कहाँ से आया, यहाँ पर जिससे कोई संख्या विभाजित हो रही है वही यहाँ पर मानेंगे। पहले सवाल में हमने 2 माना था, अब यहाँ 3 से विभाजित है तो 3m लिखेंगे। m के स्थान कोई संख्या लिख सकते हैं, c बराबर 3m हमने माना है। तो क्या लिखेंगे, तो p बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, p बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे q², ये q² है तो हमने लिख दिया q²। यहाँ पर p² लिखा हुआ है तो p² के स्थान पर कितना लिखना है, 3m², तो यहाँ पर लिखेंगे p² के स्थान पर 3m² बटे में 3 हो जाएगा। q² बराबर 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9
उसके बाद में ये m का स्क्वायर और बटे में 3, इसे काटेंगे 3 कम 3, 3 त्रिका 9, तो क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा और 3m स्क्वायर इसी प्रकार से उतार लेंगे। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर 3 गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर m स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। फिर लिखेंगे क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, क्यू स्क्वायर जो हमने पहले सवाल में बता दिया है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में 1 के अतिरिक्त 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हाँ भाई, वो 3 से भी विभाजित हो रहा है। अब जैसे हमने देखा भी, हमने यहाँ पर क्या माना है कि P और Q सआभाज्य संख्याएं हैं, सआभाज्य संख्याएं हैं जिनका HCF 1 होता है। तो यहाँ पर ये संख्या 3 से भी विभाजित हो रही है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में भी 3 से विभाजित हो रही है। तो यह संख्या समीकरण 1 और समीकरण 2 में 1 के अतिरिक्त 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखो यहाँ पर 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, अर्थात 3 से भी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में 1 के अतिरिक्त 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए हमारी कल्पना कैसी है, गलत है। हमारी कल्पना गलत आता है। इससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा साथियों। दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को आप लोग हल करना बिल्कुल एकदम पहले ही जैसे सवाल हैं, केवल संख्या चेंज है, तो आप लोग इसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न कह रहा है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हल तो हम सबसे पहले मानेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना। माना जो 3√2 दिया गया है, 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, हमने इसे माना है। तो इसे हम लिख सकते हैं रूट यानी 3√2 बराबर P/Q। तो यहाँ पर जहाँ P व Q, जो P है और Q सह अभाज्य धन पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक हैं, हमने मान लिया। अब यहाँ पर 3√2 बराबर P/Q है। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे इसे √2 बराबर P/, ये 3 बटे में आ जाएगा, तो 3Q, जो 3 गुणा में है ये बटे में हो जाएगा। अब यहाँ पर √2 बराबर P/3Q, तो जो P/3Q है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जो बटे में है P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसलिए यानी इसे लिख सकते हैं, चूँकि जो P/3Q है एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2, जो √2 है, √2
भी एक परमेय संख्या है। क्या यह बात सही है? √2 एक परमेय संख्या है? ये गलत है। कह रहा है चूंकि p/3q एक परमेय संख्या है। हाँ है भाई, ये बटे में लिखी है तो ये परमेय संख्या है, लेकिन √2 भी एक परमेय संख्या है। कह रहा अगर ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। तो क्या हमारी ये बात सही है? बिल्कुल गलत है, विरोधाभास है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो, क्या लिखेंगे? जो एक विरोधाभास है, विरोधाभास है, अतः यह हमारी कल्पना कैसी है? गलत है। तो क्या लिखेंगे? अतः संख्या 3√2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। इसे हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम माना 5 - √3 एक परमेय संख्या है। हमने इसे माना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 - √3 बराबर p/q। अब 5 को हम इसी प्रकार से लिख देंगे, जो p/q है बराबर से इस पार लेकर आएंगे। तो ये p/q प्लस में है तो इस पार माइनस में हो जाएगा, और जो √3 लिखा है ये माइनस में है तो बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 और p/q बराबर ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा है। इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, 5/1 करेंगे। तो यहाँ पर q 1 कम q, इसका 3 गुणा करेंगे, और 5 और q तो 5q, और यहाँ पर 1 और p तो माइनस का p बराबर रूट में 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे √3 एक परमेय संख्या है। √3 एक परमेय संख्या है क्योंकि 5q - p/q एक परमेय संख्या है। कह रहा अगर 5q - p/q एक परमेय संख्या है तो √3 भी एक परमेय संख्या होगी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि √3 एक कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। तो कह रहा कि परमेय संख्या अगर ये संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगी। तो क्या बात सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि इस बात का क्या है? जो कि एक विरोधाभास है। भाई क्या लिखेंगे? जो कि एक विरोधाभास है। अतः 5 - √3 एक कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। सवाल कह रहा है साथियों, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो 144 दिया गया है, इसके पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 144 इसे हम पहले इस प्रकार से इसे काट लेंगे। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से 14, 2 दूना 4, फिर 2 से कितनी बार में? 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। उसके बाद में 2 से फिर कटेगा तो 2 1 कम 2, 2 8 16। उसके बाद में 2 से 2 9 18। अब यहाँ पर 3 से कटेगा तो 3 से 3 त्रिक्का 9। उसके बाद में 3 1 कम 3। अब 144 तो यहाँ पर लिखेंगे 144 के अभाज्य गुणनखंड। जो 144 है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर 1 2 3 4, 2 कितनी बार में है? 4 बार। तो 1 2, उसके बाद में 3, फिर 4। 3 कितनी बार आया है? 3 गुणे 3। यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, और गुणे 3 कितनी बार है? 2 बार है।
तो 3 की पावर 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है हमको ज्ञात क्या करना है, सवाल में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात करना है। जो पावर है तो इसका योगफल ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड की। तो यहाँ पर 4, ये 2 एक अभाज्य संख्या है तो इसकी पावर कितनी है 4। यहाँ पर 3 की पावर कितनी है 2। तो क्या लिखेंगे, घातों का योग, घातों का योग अर्थात पावर को जोड़ करके लिखना है। तो कितना हो जाएगा 4 + 2, तो 4 2 6, यही आंसर आएगा। यहाँ पर कह रहा है कि घातों का योगफल ज्ञात करना है, हमने पहले ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर कह रहा है घातों का योगफल ज्ञात करना है, इसलिए हमारा आंसर 6 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 182 और 78 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF मतलब मासा हमको ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे 182, यहाँ पर लिखेंगे हल 182, इसके अभाज्य गुणनखंड हम कर लेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 7 × 13 इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 × 7 × 13 हो जाएगा। 78 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अगर हम देखेंगे 78 तो इसका 2 × 3 × 13। अब ये कैसे आया है, यहाँ पर 182 है तो इसको हम काट सकते हैं ना इस प्रकार से 182। जब इसे काटेंगे तो 2 9 18, 2 1 कम 2, उसके बाद में 7 से, तो 7 1 कम 7, यहाँ पर 2 बचेगा, 7 त्रिक 21 3 बार में, उसके बाद में 13 से, तो 13 1 कम 13। तो इस प्रकार से इसे पहले काट लेंगे, उसके बाद में इस रूप में लिखेंगे। तो 182 को हम लिख सकते हैं 2 × 7 × 13, 78 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 13। अब यहाँ पर HCF ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे HCF। तो HCF बराबर, दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 13 है, और यहाँ पर 2 मिल रहा है तो 2 लिखेंगे, और कोई संख्या नहीं मिल रही है। तो HCF का मतलब ये हुआ कि जो सभी में मिले, अर्थात यहाँ पर 2 मिल रहा है और यहाँ पर 13 मिल रहा है, लेकिन यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो ये नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे 2 × 13। अब इसका गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, यही HCF हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सूत्र देख लेते हैं, क्या लिखा है, प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर लासा गुणे मासा। तो यहाँ पर लासा इसे एलसीएम कहा जाता है, ये एलसीएम है, और मासा अर्थात HCF है। तो यहाँ पर सूत्र याद करना है, प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर लासा गुणे मासा। यहाँ पर प्रथम पद जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है बराबर है किसके, लासा गुणे मासा के। तो इसमें क्या होता है कि कोई 3 संख्याएं दी जाती हैं, जैसे हमको लासा और मासा दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है, अब कह रहा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर हमको पहली संख्या और दूसरी संख्या दी गई है, कह रहा मासा ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। तो इससे हम 4 सूत्र बना सकते हैं। जैसे पहला सवाल देखते हैं, पहला सूत्र, तो प्रथम पद बराबर लासा गुणे मासा बटे द्वितीय पद। उसके बाद दूसरा सूत्र क्या हो सकता है, द्वितीय पद, तो द्वितीय पद बराबर लासा गुणे मासा बटे में प्रथम पद। तीसरा सूत्र ये हो सकता है कि लासा ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखेंगे, लासा को लिखेंगे इसी तरह से, लासा बराबर, तो ये प्रथम पद गुणे द्वितीय पद और बटे में मासा हो जाएगा। 4 नंबर पर मासा बराबर प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बटे लासा हो जाएगा। तो हमको मुख्य रूप से ये मेन वाला सूत्र याद रखना है और इसी की सहायता से ये सभी सूत्र बन सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि 2 संख्याओं का HCF 145 तथा LCM 2175 है।
यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। तो हमको पहले लिखेंगे क्या चीज़ दिया गया है। तो दो संख्याओं का HCF, तो HCF बराबर 145 और उसके बाद में LCM कितना दिया गया है, LCM बराबर 2175। यदि एक संख्या, तो हमने मान लिया पहली संख्या यानी प्रथम पद बराबर कितना दिया गया है 725। अब दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या या दूसरा पद लिख सकते हैं, दूसरा पद बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी हम लोगों ने सूत्र क्या देखा था यहाँ पर कि प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर लासा गुणे मासा। अब इसी की सहायता से इसे हल कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर LCM गुणे HCF। तो HCF कितना दिया गया है, HCF हमको दिया गया है 145, LCM 2175। तो यहाँ पर लिखेंगे LCM 2175 गुणे HCF 145। प्रथम पद 725 है तो 725। द्वितीय पद ज्ञात करना है, तो द्वितीय पद हमको ज्ञात करना है। तो अब ये गुणे में है तो बटे में हो जाएगा, अर्थात भाग में। तो क्या लिखेंगे, द्वितीय पद बराबर 2175 गुणे 145 और बटे में 725। अब इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 से हम इससे काट सकते हैं। तो कितनी बार में 5 एकम 5, यहाँ पर 2 बचेगा तो 5 चौक 20, 5 हम 25। इसे काटेंगे तो 5 चौक 20, यहाँ पर 1 बचेगा, 5 3 15 और 2 5 हम 25। अब यहाँ पर 145 से 145 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 435। 435 यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पर HCF बराबर हमको कितना दिया गया है 9। HCF का मान हमको 9 दिया गया है। पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या 657 है। अब हमको यहाँ पर क्या लिखेंगे HCF बराबर 9 दिया गया है। पहली संख्या प्रथम पद 306 दिया गया है, दूसरी संख्या अर्थात द्वितीय पद 657 दिया गया है। हमको ज्ञात क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो LCM बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब सूत्र क्या लिखेंगे, पहली संख्या या प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर LCM गुणे HCF। तो HCF का मान हमको दिया गया है, यहाँ पर LCM ज्ञात करना है। तो LCM गुणे HCF का मान 9 दिया गया है। पहली संख्या 306 गुणे दूसरी संख्या 657। LCM ज्ञात करना है तो LCM को जो रोकेंगे तो ये बटे में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे LCM बराबर 306 गुणे 657 और बटे में 9। अब इससे जब हल करेंगे तो LCM बराबर इसका आंसर आ जाएगा 22,308। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है संख्या 96 व 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए।
तो पहले 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना है, उसके बाद में LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो 96 इसका यहाँ पर 96 और उसके बाद में 404 96 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लिखेंगे। तो इसके हम पहले फैक्टर कर सकते हैं। तो इसे लिखेंगे 96। इसे जब हल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, उसके बाद में 3 एक कम 3 हो जाएगा। 404 को हम लिखेंगे 404। तो ये कट जाएगा, इसे हम 2 से काटेंगे। तो 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एक कम 2 0 और 2 एक कम 2, यहाँ पर 1 0 1 यानी 101 बार में कट जाएगा। तो 96 को लिखेंगे 2 गुणे कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 और गुणे में 3 है। 404 को 2 गुणे 101 हो जाएगा। अब इसका HCF ज्ञात करना है, तो लिखेंगे HCF बराबर, तो यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, 2 लिखेंगे, गुणे यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो 2। उसके बाद में यहाँ पर 101 है, यहाँ पर और कोई संख्या है नहीं जो दोनों में कॉमन हो, तो इसका जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, यही HCF आ जाएगा। तो 96 और 404 का HCF कितना आया है, 4 आ गया है। अब कह रहा है फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए, अर्थात लासा ज्ञात करना है। तो अभी हम लोगों ने जो सूत्र देखा है वही सूत्र से हल करेंगे। तो लिखेंगे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर LCM गुणे HCF। तो यहाँ पर पहली संख्या हमको कितनी दी गई है, 96 है, ये प्रथम पद है, और 404 ये दूसरा पद है अर्थात दूसरी संख्या है। उसके बाद में हमको HCF कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, और LCM ज्ञात करना है। तो इसी सूत्र की सहायता से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद 96 गुणे द्वितीय पद 404, उसके बाद में LCM ज्ञात करना है, LCM गुणे HCF कितना आया है, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे LCM बराबर ये हो जाएगा 96 गुणे 404 और बटे में 4। इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 2 8 और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 4 चौक 16। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसे LCM बराबर 24 गुणे 404। जब इसका गुणा करेंगे 96 अर्थात 9696, यही आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है, इसका HCF और LCM। तो यहाँ पर 3 सवाल दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल कह रहा है 12 गुणे 15 और 21। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर 12। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब इसे फैक्टर करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 से कट जाएगा, तो 2 दूना 4 और 4 3 12। उसके बाद में 15 को हम लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 3 गुणे 5, तीनों 25 15 हो जाएगा। और 21 लिखा है, तो 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7, 7 त्रिक 21। 12 लिखा है, तो 12 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए,
2 दूना 4 3 12 15, फिर तीनों 25 15 21, तो 21, तो यहाँ पर 21 को हमने लिखा 3 गुणे 7 3 सते 21। अब पहले HCF ज्ञात करेंगे। HCF का मतलब ये हुआ कि जो सभी में कॉमन हो, अर्थात जो सभी में मिल रही हो संख्या। तो यहाँ पर कितना है? 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो ये 3 आंसर हो जाएगा, HCF आ जाएगा। 3 के सिवा और कोई संख्या ऐसी नहीं जो सभी में कॉमन हो। अब इसका हम LCM ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे LCM बराबर, तो LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सबसे लंबी लाइन उतारेंगे, जिसमें ज़्यादा डिजिट हो तो वही लाइन को हम उतारेंगे। अगर अब दोनों सेम आ जाए, मान लीजिए यहाँ 2 गुणे 3 लिखा है और यहाँ फिर गुणे 3 लिखा है या 5 लिखा है, जब दोनों में डिजिट बराबर हो तो कोई भी संख्या उतार सकते हैं। तो सबसे पहले हमको कोशिश ये करनी है कि सबसे लंबी लाइन जो हो, जिसमें ज़्यादा डिजिट हो, उसे लिखेंगे LCM ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 3। अब सबसे पहले हमने ये लाइन लिख दी है। अब दूसरी लाइन में देखेंगे, यहाँ पर 3 है, क्या इसमें 3 मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो 5 लिख देंगे। अब दूसरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। तीसरी लाइन में देखेंगे, यहाँ पर 3 है, हाँ हमारे में 3 है, यहाँ पर 3 है। उसके बाद में 7, यहाँ पर 7 नहीं मिल रहा है, तो 7 लिखेंगे। अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे, तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60 और 6 सते 42, यानी 420। तो LCM कितना आ जाएगा? 420। तो HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 17, 23 और 29। तो पहले लिखेंगे 17। 17 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 17। उसके बाद में 23 को, तो 23 इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणे 23। 29 को, तो 29 को लिखेंगे 1 गुणे 29। अब इसका HCF ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो HCF बराबर, सभी में कॉमन क्या है? 1 है, तो HCF बराबर 1 आ जाएगा। LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो लिखेंगे LCM बराबर, सभी में यहाँ पर 17, 23, 29 ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सभी में कॉमन हो, 1 के सिवा, तो यह HCF आ जाएगा। LCM में 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पर 11,339, इसका गुणा कर लेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, 11 33 9। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 8 9 25 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8। उसके बाद में 9, तो 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3। 25, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अब इसे हम HCF, तो HCF इसमें कितना आएगा? तो HCF में सभी में कॉमन 1 हो सकता है, अगर इस प्रकार की संख्या है। जैसे अभी हमने एक सवाल लगाया था यहाँ पर, ये दूसरा नंबर, तो इसमें कॉमन क्या है? 1 है। तो इसी प्रकार से इसमें कोई संख्या अगर नहीं उभयनिष्ठ कॉमन है तो इसमें 1 हम मान सकते हैं, तो HCF बराबर 1 आ जाएगा। अब LCM ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे? LCM बराबर, सबसे पहले सबसे लंबी लाइन लिखेंगे जिसमें ज़्यादा डिजिट हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद में यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे, उसके बाद में 5 गुणे 5। अब इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे, तो इनका सभी का गुणा करने पर 1800, यही LCM हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF
और एलसीएम ज्ञात करना सीख लिया है। अब एक सवाल लिखा है साथियों यहाँ पर, उदाहरण नंबर है। तो कह रहा है निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर 195 है और दूसरा नंबर 240 है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो 195, तो 195 को हम पहले फैक्टर के रूप में काटेंगे, यानी 3 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद में 13 से, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 195 लिखेंगे। अब 3 गुणे 5 गुणे 13, हमने 3 गुणे 5 गुणे 13 लिख दिया है। उसके अंदर 195 बराबर 3 कितनी बार आया है? एक बार, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। 5 कितनी बार है? एक बार, तो 5 की पावर 1। 13 कितनी बार है? तो 13 की पावर 1। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया गया है। अब दूसरा सवाल कह रहा है 240। इसी प्रकार से 240 को हल करना है। अब 240 को यहाँ पर लिखेंगे 240। इस प्रकार से इसे काट लेंगे। काटने के बाद में 240 लिखेंगे। यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4। 3 कितनी बार आया है? एक बार, तो 3 की पावर 1। 5 कितनी बार आया है? एक बार, तो 5 की पावर 1। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त करना है। इसे हमने इस प्रकार से हल कर लिया।